फॉर फ्री कॉमर्स क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, इस बेल आइकन को दबाइए और बने रहिए इकोनॉमिक्स अकाउंट बिजनेस की फ्री क्लासेस में। हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, इफ द इंडिपेंडेंस इंडिया का सिचुएशन क्या था, मतलब उसकी सिचुएशन कैसी थी। तो उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था, जिसका पार्ट सेकंड बाकी था। तो आज उसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट, इंडियन डेवलपमेंट से इंडियन इकोनॉमी इफ द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो सेकंड टॉपिक आ रहा है, पहला वो यहाँ पे आ रहा है कि जब हमें फ्रीडम मिली थी ब्रिटिश से, तो हमारे इंडस्ट्री सेक्टर कैसा था। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री सेक्टर में कुछ ऐसी विशेषताएं, ऐसी फीचर्स ही नहीं थी कि उसको कुछ डिस्कस किया जाए। तो आप बस उसमें ये लिखना है आपको कि इफ द इंडिपेंडेंस, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था बहुत ही बेकार था। अगर एक दो इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में इंडस्ट्री थी ही नहीं। उसके बाद जो सेकंड आता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड इफ द इंडिपेंडेंस। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। और ये जो हमारा फॉरेन ट्रेड था, कायदे से अगर मैं बोलूं तो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था क्यों? आपको मैंने बताया था पहले भी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था एक टाइम पे। देश को सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे पास एक बहुत उचित मात्रा में खनिज, उर्वरक, मसाले, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी जो हम विदेशों क्या करते थे, बेचते थे। बाद में मुगल आए, उन्होंने यही जो हमारी एक तरह से संपदा थी, जो सोना था, एक तरह से जो हमारी रिसोर्सेज थे, उनको क्या करा, अपने प्रॉफिट के लिए यूज में लाए। सेम लाइक अंग्रेजों ने भी यही किया। तो हुआ क्या, हम जो चीजें बाहर विदेशों को बेचते थे, मसाले, कई सारी चीजें, उस पर पूरा कंट्रोल किसने कर लिया? अंग्रेजों ने। तो पहली चीज जो यहाँ पे निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि हम क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, आयात और निर्यात करते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी, हम एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल का करते थे और इंपोर्ट फिनिश गुड्स का करते थे। तो आप लिख सकते हैं नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मीन्स कच्चे माल का हम क्या करते थे, निर्यात करते थे, और बने हुए माल का आयात करते थे। इसके लिए एग्जांपल लेना चाहूंगा कि इंडिया में क्या होता था, जो नील की खेती की जाती थी, तो यहां से नील उगाई होती थी, वो जाती थी कहां पर, इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड के पास उद्योग थे, वहां से वो बांध कपड़ा बनाता था, कपड़े बना के नील को उसे कलर करके और दोबारा कहां से भेज देता था, इंडिया में बेचने के लिए। तो कच्चा माल यहाँ से रॉ मटेरियल गया कहां पे, ब्रिटेन, और वहां से बनकर कहां से आया, इंडिया में। तो विदेशी व्यापार की पहली स्थिति तो ये थी। दूसरी स्थिति की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के फॉरेन ट्रेड पर पूरा अकेला एक का अधिकार था, वो था ब्रिटेन का। तो एक के अधिकार को बोलते हैं मोनोपोली। तो इंग्लैंड या कह लो ब्रिटेन बोल सकते हो आप, ब्रिटेन मोनोपोली ऑन इंडियन फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंडिया के जितना भी फॉरेन ट्रेड था उस पर किसकी मोनोपोली थी, एकाधिकार था, वो था ब्रिटेन का। तो हमारा कुछ चल ही नहीं जाता था, हमारा कुछ इसमें ज्यादा भागीदारी नहीं होती थी कि हम उससे कुछ प्रॉफिट कमाएं। तीसरी चीज जो थी वो था कि इंडिया सही में प्रॉफिट कमा रहा था फॉरेन ट्रेड से। मींस क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। भले ही हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, बट हमारे पे प्रॉफिट था। मींस एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो जब क्या होगा, एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, निर्यात ज्यादा होंगे आयात से, तो उसमें क्या होगा, मैं लाभ होगा। लाभ मतलब प्रॉफिट होगा, तो उसे बोलेंगे सरप्लस। तो सरप्लस इन फॉरेन ट्रेड
ट्रेड। बट मैं आपको बताना चाहूंगा जो फॉरेन ट्रेड का सरप्लस था, प्रॉफिट था, वो इंडिया के विकास के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं किया जा रहा था। फॉरेन ट्रेड का जो पैसा आ रहा था, जो प्रॉफिट आ रहा था, अंग्रेज उसे अपनी लड़ाइयां लड़ने के लिए, उसने वर्ल्ड वॉर में भागीदारी ली थी, तो उसमें उसे सैनिकों पे खर्चा करना पड़ रहा था, उनके लिए खाना खुराक सारी, तो और गोला बारूद, ये सारी चीजें, जो पैसा चाहिए था वो कहां से, इंडिया का कच्चा माल बेचकर आता, वहां से यूज कर रहा था। दूसरा, इंडिया में शासन चलाने के लिए उसे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, कई चीजों की जरूरत थी, जिसके लिए पैसे की जरूरत थी, वो पैसा कहां से था, इंडिया का सामान बेचकर। तो सरप्लस तो था इन फॉरेन ट्रेड में, लेकिन वो अंग्रेज अपनी जरूरतों के लिए यूज करते थे। तो सरप्लस इन फॉरेन ट्रेड बट यूज बाय ब्रिटेन फॉर देयर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं विदेशी व्यापार के अंदर, कि हम क्या करते थे, कच्चे माल का निर्यात ज्यादा करते थे और आयात बने हुए माल का करते थे। दूसरा, हमारे पूरे विदेशी व्यापार पे किसका हक था, अंग्रेजों का था। और तीसरी, हम जब बाहर निर्यात करते थे और आयात करते थे तो हमें फायदा होता था, लेकिन उस फायदे का जो भी पैसा होता था वो अंग्रेज अपनी जरूरतों, अपने कामों को पूरा करने के लिए करते थे। तो ये हमारे हो गए विदेशी व्यापार की स्थिति। इसके बाद आ रहा है डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो दोस्तों डेमोग्राफिक प्रोफाइल में हम डिफरेंट चीज समझेंगे। तो क्या क्या है समझते हैं, चलिए। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में सबसे पहला आ रहा है आपका पॉइंट, वो है मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है हिंदी में शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर। तो मैं बताना चाहूंगा कि 1000 में से वो बच्चे जो 1 वर्ष 1 ईयर की एज से पहले ही जिनकी क्या हो जाती थी, किसी कारणवश डेथ हो जाती थी, तो उस रेट को बोलते हैं। 1000 में से कितने बच्चे 1 साल की उम्र से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, उस रेट को क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट। तो आपको बताना चाहूंगा ईव द इंडिपेंडेंस ये बहुत ही ज्यादा था। तो जो मेरे पे भी बुक है उसके अकॉर्डिंग ये उस वक्त 218 था 1000 पर, मतलब 1000 में से 218 बच्चों की हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। लेकिन अगर करंट की बात करें तो ये वर्तमान में 57 रह गई है, जो कि घट गई है। तो ये हमारे देश के लिए क्या है, एक अच्छी बात है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरी इसमें जो पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट दिया है मोर्टेलिटी रेट के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा। इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों मैं इसका मीनिंग बताना चाहूंगा आपको कि होता क्या है, किसी व्यक्ति की जो मृत्यु हो रही है वो 70 पे हो रही है, किसी की 90 पे हो रही है, किसी की 30 पे हो जा रही है, तो और किसी की हो सकता है मान लेते हैं 10 पे हो रही है, किसी की 40 ले लेते हैं। अब लोग अलग अलग एज पे क्या होती है, उनकी डेथ होती है। तो हम ये निकालना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना जीता है। तो हम क्या करते हैं, जितने लोगों की जैसे जैसे डेथ होती है उसका एवरेज निकालते हैं। तो जैसे 5 लोग हमने लिए 160, 190, 240, 240 डिवाइड बाय 5, 58। तो अप्रॉक्स यहाँ निकल के आ रहा है 58 की एक व्यक्ति औसतन 58 साल जीता है, उसके बाद उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब 58 साल होने के बाद उसको मार देंगे, ठीक है। सो 58 ईयर समझ आ रहा है, इसे बोलेंगे जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक बंदा कितना जीता है ऑन एन एवरेज। तो जो कि पहले बहुत ही कम थी, अगर बताओ इफ द इंडिपेंडेंस ये थी 32 ईयर, मतलब 32 ईयर्स, लेकिन बाद में ये बढ़कर हो गई है नाउ 63, आई थिंक 63.5, जो कि बहुत बड़ी अच्छी से बढ़ चुकी है। तो ये हमारे लिए क्या है, अच्छी बात है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। पॉइंट नंबर 3, लिटरेसी रेट, हिंदी में कहते हैं साक्षरता दर, ठीक है। दोस्तों ये पॉइंट जानने के बाद आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इंडिया में एजुकेटेड किसे बोला जाता है, मतलब 10th पास को, 12th पास को, ग्रेजुएट को,
5वीं क्लास पास को किसको बोलते हैं? तो आप में से कुछ बोलेंगे 12th पास को इंडिया में ग्रेजुएट बोलते हैं, कुछ बोलेंगे कॉलेज पास को, कुछ बोलेंगे 5वीं को। मैं आपको बताता हूँ किसको इंडिया में ग्रेजुएट बोलते हैं। क्या लिखा है? भैंस काली है। आप पढ़ पा रहे हैं? ठीक है, तो आप इसको लिख भी सकते हैं। तो अगर आप ये सेंटेंस लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इंडिया में लिटरेट कहलाएंगे, पढ़े लिखे कहलाएंगे, एजुकेटेड कहलाएंगे। आपको बताना चाहूंगा इंडिया में कोई डिग्री फिक्स नहीं है कि आपको जब इतना पढ़ लेंगे तभी आप एजुकेटेड कहलाएंगे। इंडिया में अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख सकता है और पढ़ सकता है तो क्या कहलाता है? एजुकेटेड कहलाता है। और दोस्तों इतना होने के बावजूद भी, मतलब इतनी बेकार डेफिनेशन होने के बावजूद भी, इंडिया में इफ द इंडिपेंडेंस ओनली 16% की जनसंख्या ही क्या थी? पढ़ी लिखी थी, साक्षर थी। तो जो कि बड़ा ही बेकार है, और उसमें से भी 7% महिलाएं केवल। तो ये बहुत बेकार डाटा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आई थिंक ये ना हो के एटलीस्ट 12th पास ग्रेजुएशन तो बना देना चाहिए एटलीस्ट इंडिया में, अगर आप उसे एजुकेटेड बोलना चाहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद एक चीज बता रखी है कि 1921 को डिवाइड ईयर कहा जाता है। डिवाइड ईयर, विभाजन वर्ष कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मैं बताना चाहूंगा आपको कि 1921 से पहले क्या होता था, हमारे देश में जो जनसंख्या थी उसमें इतनी तेजी से वृद्धि नहीं हो रही थी और ज्यादा बदलाव नहीं आते। लेकिन 1900, मतलब मैं कहना चाहूंगा वही 1900 से चलता आया, 1920 तक तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थे, माइनर चेंजेस समथिंग। लेकिन 1921 आया, उसके बाद जो जनसंख्या में उतार चढ़ाव देखा गया वो बहुत ही ज्यादा था। तो आप देख रहे हैं कि ये जो उतार चढ़ाव था उसके बाद कभी जनसंख्या रुकी नहीं है, उसके बाद तेजी से बढ़ती रही और आज की डेट में हम 125 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। तो 1921 को क्या कहा जाता है? डिवाइड ईयर कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद पॉपुलेशन में बहुत बड़े तरीके से क्या हुआ? जनसंख्या में परिवर्तन होने लग गया। चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर इफ द इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? इफ द इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मींस लोग किस सेक्टर में काम कर रहे थे। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी में 3 तरह के सेक्टर होते हैं। सबसे पहले सेक्टर को बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले क्या बोलते हैं? प्राइमरी, जिसमें आता है कृषि आपका। दूसरे को सेकेंडरी, जिसमें आपके उद्योग आ गए। और तीसरे को बोलते हैं सर्विस या टर्शरी सेक्टर, इसमें आ गया आपका सेवा वो क्षेत्र। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 1947 के टाइम पे इंडिया में 72% लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा है। 10% अप्रोक्स यहाँ पे, 18% अप्रोक्स यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि किसी में बहुत ज्यादा है तो किसी में बहुत कम है। ये बहुत बेकार एक फैक्ट है, डाटा है किसी भी कंट्री के लिए। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आ रहा है इस चीज के लिए कि सबसे पहला पॉइंट कि इंडिया का मेन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है उस टाइम पे। तो इंडिया का मेन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? कृषि। मोस्टली लोग इंडिया में कृषि पर डिपेंड थे अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम के लिए। दूसरी चीज यहाँ पर निकल के आ रही है कि सेकेंडरी सेक्टर, हमारा औद्योगिक क्षेत्र उतना ही बेकार था, कम लोग थे और उत्पादन भी क्या था हमारा? कम था। तो सेकंड जो हमारी चीज निकल के आ रही है वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन कम था। और तीसरी चीज सर्विस सेक्टर, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे फल फूल रहा है और किसी में बहुत ज्यादा है, तो किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है। तो इसको आप बैलेंस ग्रोथ कहेंगे या अनबैलेंस्ड ग्रोथ? बैलेंस्ड ग्रोथ और एक होगी अनबैलेंस्ड ग्रोथ। एक बैलेंस ग्रोथ और एक अनबैलेंस ग्रोथ। इसे बोलेंगे संतुलित विकास, इसे बोलेंगे असंतुलित विकास। तो दोस्तों हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर था वो अनबैलेंस ग्रोथ का था, क्योंकि आप खुद ही देखिए असंतुलित विकास कैसे है। 72% लोग कृषि में लगे हुए हैं और 10% ओनली औद्योगिक, मतलब बहुत ज्यादा अंतर है। इवन होना चाहिए ये कि आपके चलो 30% यहाँ पे है, 40 यहाँ पे हो गए, 30 यहाँ पे हो गए, तो मतलब सब में बराबर का क्या हो? डेवलपमेंट हो, विकास हो, ग्रोथ हो, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ग्रोथ। तो बैलेंस और अनबैलेंस ग्रोथ में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। चलिए लास्ट डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है
सोशल चेंज और इकोनॉमिकल चेंज। सोशल चेंज का मतलब क्या है, हमारे आसपास दो तरह के चेंज आते हैं, एक सोशल और एक इकोनॉमिकल। इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बोलते हैं आधारिक संरचना। तो इसके अंदर दो आते हैं, एक इकोनॉमिकल चेंजेस और एक आता है सोशल चेंजेस। इकोनॉमिकल चेंजेस का मतलब हो गया यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, और पावर, एनर्जी, ये सारी चीजें जो भी आती है आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमिकल करेंगी। वहीं पे सोशल में हाउसिंग आ गया, एजुकेशन आ गया, और एजुकेशन के बाद क्या कहते हैं, लोगों की रहने की सुविधा, लोगों की एजुकेशन की फैसिलिटी, ये सारी चीजें किस में आ गई, सोशल में आ गई, ठीक है। तो हो क्या रहा, हमारे दोनों सेक्टर में इंडिया में ईव द इंडिपेंडेंस बेकार था, मतलब इकोनॉमिकल चेंजेस और सोशल चेंजेस क्या थे, बहुत ही बेकार थे। यहाँ पे आप हॉस्पिटल भी ले सकते हैं, इंडिया में हॉस्पिटल की भी कमी थी, चिकित्सा बहुत बेकार थी। तो ये चीजें इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम का बहुत ही बेकार था, लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने इसमें इंप्रूवमेंट किया है। चलिए फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल टॉपिक ये है कि अंग्रेजों ने चलो माना इतने बुरे बेकार काम किए इंडिया में ईव द इंडिपेंडेंस, तो क्या कुछ ऐसा भी काम था जो उन्होंने इंडिया में सही किया हो, कुछ अच्छा काम? तो वही डिस्कस करते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश अंग्रेजों के इंडिया पर किए गए सकारात्मक प्रभाव, अच्छे प्रभाव। तो दोस्तों सबसे पहली अच्छी बात उन्होंने करी थी, वैसे वो जो भी करा उन्होंने अपने लिए किया था, लेकिन इनडायरेक्टली हमारे को भी क्या मिल गई उसमें, मदद। तो इंडिया में क्या लेके आए थे वो, रेलवे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, बता चुका हूं 1853 में इंडिया में पहली बार रेलवे आई थी। तो वो अपने चीजों को इधर से उधर करने के लिए लेके आए थे, लेकिन पटरी बिछ के तो उठा के थोड़ा ले जाएंगे फ्रीडम के टाइम पे। तो इंडिया में क्या हो गया, रेलवे आ गई। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनके थ्रू इंडिया में कई सारा ट्रांसपोर्ट है, ट्रक समथिंग ये लाइक आपने सुना, गाड़ियां, और उन्होंने रोड बनाए, तो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था क्या हुई थी, अच्छी हुई थी। तीसरी चीज यहाँ पे हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, प्रशासन। होता क्या था पहले, न्याय कैसे होता था, मतलब जस्टिस कैसे मिलता था, जो राजा ने बोल दिया वो मान लिया। अब राजा अगर भले ये कह रहा है कि मुझे सूली पे चढ़ा दो, मतलब अपने आप को, तब भी लोग उसे चढ़ा देंगे, मतलब राजा ने जो कह दिया वो फाइनल है। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या कहा कि जी ये प्रथा बेकार है, ये चीज गलत है, एक कोर्ट होना चाहिए, एक पुलिस होनी चाहिए, एक जज होना चाहिए, वकील होना चाहिए, तरीके से काम चलेगा, एक डिपार्टमेंट होगा, वो डिपार्टमेंट होगा। तो वो इंडिया में क्या लेके आए, एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए, मीन्स प्रशासन लेके आए थे। उसके बाद इंडिया में पहले अशरफियां आपने सुना होगा चलती थी ये सब, लेकिन बाद में उनके आने से इंडिया में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, या कह सकते हो करेंसी आई, ठीक है। ओके, इसके बाद बेसिकली 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद बता रखा है इसने प्रशासनिक, मैंने बता दिया आपको, बहुत सारे परिवर्तन हुए। स्पेशलाइजेशन हुआ, मतलब जिस बंदे को जो अच्छा काम आता है उसको वो दिया जाए, स्पेशलाइजेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं विशिष्टीकरण। जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट है उसको वो काम कराओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ अच्छी बातें थी, एक दो और होंगी, आप इसमें रीड कर सकते हैं, जो अंग्रेजों ने की तो अपने फायदे के लिए थी, लेकिन उससे इंडिया को भी क्या मिला, फायदा मिला। तो होप सो दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और देखते रहिए, अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।